चलिए, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पीडियाट्रिक सॉल्व करेंगे हम मॉसबी की। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। बच्चे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। ऊपर के जो क्वेश्चंस हैं ये ऐसा चित्र इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इन्हें आप छोड़ सकते हैं या एक दफ़ा सिर्फ खुद से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन है, व्हाट नर्सिंग इंटरवेंशन बेस्ट मीट्स अ मेजर डेवलपमेंटल नीड ऑफ अ न्यूबॉर्न इन इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। तो बच्चे न्यूबॉर्न का बेसिक मेजर डेवलपमेंटल नीड या बेसिक नीड जो प्राइमरी नीड होती है वो क्या होती है? वो होती है सकिंग। क्योंकि बच्चे सकिंग से उसे क्या मिलता है? उसकी जो मीट होती है ओरल नीड्स। याद रखिएगा, जो ओरल नीड्स होती है ना वो प्राइमरी होती है ड्यूरिंग इन्फेंसी। सबसे मेन या सबसे प्राइमरी हम क्या मानते हैं कि बच्चे की ओरल नीड्स पूरी होनी चाहिए इन्फेंसी के दौरान। तो ध्यान रखिए, अगर कोई बच्चा है, कोई न्यूबॉर्न है, उसका पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में उसको एक पेसिफायर देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि बच्चों में ओरल नीड्स को मैट करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, या फिर उनका जो प्राइमरी हमारा गोल होता है वो होता है कि बच्चे का ओरल नीड्स मेंटेन हो थ्रू सकिंग। तो आंसर क्या जाएगा? गिविंग अ पेसिफायर टू द इन्फेंट को एक पेसिफायर देंगे ताकि सकिंग के थ्रू उसका ओरल नीड्स मैट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक डज अ नर्स एक्सपेक्ट इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन हु हैव फेलियर टू थ्राइव। पहले तो बच्चे FTT का मतलब समझिए। फेलियर टू थ्राइव का मतलब होता है वो बच्चा जो एडिक्वेट वेट गेन ना कर रहा हो, जबकि उसके सेम एज के बच्चे, मतलब जितने उसकी उम्र है उस हिसाब से जितना उसका वजन होना चाहिए उतना वजन उसका ना हो। ठीक है, तो फेलियर टू थ्राइव कहा जाता है उस बच्चे को जो उतना वेट गेन ना कर रहा हो जितना उसके उम्र के बच्चों के आमतौर पर औसतन जितना उसके जो उम्र के बच्चे हैं उनका वेट होता है। ठीक है, तो उसे फेलियर टू थ्राइव कहते हैं। तो फेलियर टू थ्राइव का बच्चा क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है? याद रखें, फेलियर टू थ्राइव जो उतना वजन गेन नहीं कर पा रहा है उस बच्चे में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा डेवलपमेंटल डिले। जैसे कि व्यक्ति में मोटर स्किल्स काफ़ी देर में डेवलप होंगी, सोशल स्किल काफ़ी देर में डेवलप होंगी, लैंग्वेज स्किल काफ़ी देर में डेवलप होंगी। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो एक तो इसका आंसर जाएगा लैंग्वेज डेफिशिएट, क्योंकि बच्चा फेलियर टू थ्राइव है, अच्छा वेट गेन नहीं कर पाया है। तो एक तो लैंग्वेज डेफिशिएट या फिर डेवलपमेंटल डिले बच्चे में देखने को मिलेगा, और दूसरा इलनेस के लिए काफ़ी प्रोन होगा, काफ़ी रिस्क होगा इसमें इलनेस का, क्योंकि फिजिकली और इमोशनली बच्चा बहुत ज़्यादा वीक होता है, फिजिकली खास तौर पर, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है इलनेस का। तो ये दो बातें ध्यान रखिएगा और फेलियर टू थ्राइव याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट है, अ नर्स इज असेसिंग अ ओरल कैविटी ऑफ अ 6 month ओल्ड इन्फेंट। 6 महीने का बच्चा है। द पेरेंट आस्क विच टीथ विल इरप्ट फर्स्ट। सबसे पहले कौन से टीथ आएंगे बच्चे? हाउ शुड द नर्स रिस्पॉन्ड? नर्स कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? सबसे पहले जो टीथ आते हैं वो आते हैं लोअर सेंट्रल इंसिजर। कौन से आते हैं बच्चे? लोअर सेंट्रल इंसिजर, याद रखिएगा। और लोअर सेंट्रल इंसिजर कब आते हैं? 6 months में। ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए, ये देखिए बच्चे, ये प्राइमरी टूथ का इरप्शन हो रहा है, और जब भी टूथ इरप्शन होगा सबसे पहले लोअर सेंट्रल इंसिजर्स आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अ नर्स इज टीचिंग अ क्लास ऑफ न्यू पेरेंट्स अबाउट हाउ टू पोजिशन देयर इन्फेंट। उनके इन्फेंट को कैसी पोजीशन में लेटाया जाए ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ लाइफ, विच पोजीशन इज सेफेस्ट। यानी कि इन्फेंट्स में फर्स्ट फ्यू वीक्स में कौन सी पोजीशन दी जाए जिनमें उनकी डेथ का रिस्क सबसे कम हो। याद रखना बच्चे, एक टर्म होता है सिड्स, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। ये काफ़ी फेमस वर्ड है पीडिया में और इससे क्वेश्चन भी आता है। तो अगर ये कहा जाता है कि अगर आपको सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम से बच्चे को बचाना है तो बच्चे को हमेशा बैक पर रखो। ठीक है, इस तरीके से सुपाइन पोजीशन में रखो हमेशा, और हमेशा फ्लैट रखो और सुपाइन पोजीशन में रखो।
तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑन द बैक लाइंग फ्लैट, ऑन द बैक लाइंग फ्लैट। सबसे सिड्स से बचाने के लिए, सिड्स के रिस्क से बचाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि बच्चे को बैक पे यानी सुपाइन पोजीशन में लेटाया जाए, फ्लैट, ठीक है। और सिड्स का सबसे ज़्यादा खतरा होता है जब बच्चे को प्रोन पोजीशन में लेटाया जाता है। बच्चे को अगर आपने प्रोन पोजीशन में लेटाया है तो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम का रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और सिड्स है क्या, 1 साल से छोटे बच्चे की सडन से मृत्यु हो जाना जिसका कोई कारण पता ना चले। 1 साल से छोटे बच्चे का अचानक से मृत्यु हो जाना और उसका कोई एक्सप्लेन्ड रीज़न ना हो, उसे कहते हैं सिड्स। कोशिश करें बच्चे को सुपाइन पोजीशन में रखने की, हमेशा कभी भी बच्चे को प्रोन पोजीशन ना दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, अ पेरेंट अराइव्स इन इमरजेंसी क्लिनिक विथ 3-year-old बेबी हु सेज माई बेबी stopped breathing for a while. The infant continues to have difficulty breathing with prolonged period of apnea. Which assessment data should the nurse alert to suspect shaken baby syndrome? एक व्यक्ति अपने बच्चे को लेके आया, 3 साल के बच्चे को, और कह रहा है कि वो अचानक से सांस लेना उसने बंद कर दिया और अभी वो बहुत डिफ़िकल्टी से ब्रीदिंग कर रहा है और प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक एपनिया भी मरीज में देखने को मिल रहा है बच्चे में। तो वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण देखकर नर्स ये समझ जाएगी कि बच्चे को सेकंड बेबी सिंड्रोम हो सकता है। बच्चे सेकंड बेबी सिंड्रोम क्या होता है, जब आप किसी टॉडलर को या इन्फेंट को आप बहुत तेज़ी से शेक करते हो, हिलाते हो, तो उसमें हो सकता है इंजरी, ब्रेन इंजरी। शेकिंग की वजह से बहुत तेज़ अगर किसी बच्चे को आप हिलाते हो तो उसकी वजह से उसको ब्रेन इंजरी हो सकती है, उसको कहा जाता है सेकंड बेबी सिंड्रोम, ठीक है। और याद रखें अगर किसी व्यक्ति को बच्चे को सेकंड बेबी सिंड्रोम हो रहा है ना, तो सबसे कॉमन लक्षण क्या देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा कि एक तो बच्चे में एपनिया देखने को मिलेगा, बच्चे की ब्रीदिंग स्टॉप हो जाएगी, प्लस स्ट्रीडोर साउंड देखने को मिलेगी, या फिर स्ट्रीडोर ना मिले तो एडवेंटिशियस ब्रेथ साउंड सुनने को मिलेगी, एडवेंटिशियस ब्रेथ साउंड। ये आज के बाद याद रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एपनिया के साथ या तो स्ट्रीडोर साउंड या एडवेंटिशियस ब्रेथ साउंड का मिलना ये बताता है कि बच्चे में हो गया है सेकंड बेबी सिंड्रोम। अब ये बताइए सेकंड बेबी सिंड्रोम में हम क्या आंसर टिक करेंगे, लैक ऑफ स्ट्रीडोर एंड एडवेंटिशियस ब्रेथ साउंड, ठीक है, विदाउट स्ट्रीडोर एंड एडवेंटिशियस ब्रीदिंग साउंड। जैसे आप एडवेंटिशियस ब्रीदिंग साउंड पढ़ ले क्वेश्चन में समझ जाए कि बच्चे को सेकंड बेबी सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। एपनिया, स्ट्रीडोर एंड एडवेंटिशियस ब्रेथ साउंड, ठीक है। स्ट्रीडोर नहीं भी हो सकता है, विदाउट स्ट्रीडोर भी आप कह सकते हैं, एपनिया विदाउट स्ट्रीडोर एंड एडवेंटिशियस ब्रेथ साउंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, पेरेंट्स ऑफ अ सिक इन्फेंट टॉक विद अ नर्स अबाउट देयर बेबी। One parent say, I am so upset I didn't realize our baby was ill. What major indication of illness in an infant should the nurse explain to the parent? निम्नलिखित में से कौन सा मेजर साइन है जिसे देखते ही नर्स ये समझ जाएगी कि बच्चे में कोई सीरियस इलनेस है। एकमात्र आंसर जाएगा बच्चे, एकमात्र आंसर जाएगा ग्रंटिंग रेस्पिरेशन। याद रखना किसी बच्चे को अगर ग्रंटिंग रेस्पिरेशन हो रही है तो समझ जाओ ये किसका साइन है, उस बच्चे को हो रहा है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन में बच्चों में ग्रंटिंग रेस्पिरेशन देखने को मिलती है, याद रखना। इसलिए ये लक्षण देखते ही आप सीधा नर्स को बताओगे, ठीक है, और नर्स समझ जाएगी कि बच्चे को क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 19, अ न्यूबॉर्न इज एडमिटेड to the neonatal intensive care unit NICU with coanal atresia। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है बच्चे, coanal atresia क्या होता है? नेजोफेरिंग्स का ब्लॉक होना, नेजोफेरिंग्स में बच्चे ब्लॉकेज होना, अभी मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, उसको कहा जाता है कोएनल एट्रीजिया, ठीक है। यानी जो ओपनिंग होती है ना नेजोफेरिंग्स में, वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती है, दोनों नेजल उसमें। मैं आपको दिखा देता हूँ इमेज, ये देखिए बच्चे, ये नॉर्मल कंडीशन है और यहाँ पर देखिए जो नेजोफेरिंग्स की ओपनिंग है वो क्लोज हो चुकी है, नेजल एयरवे ब्लॉक्ड,
ठीक है। तो ये कंजेनाइटली ऐसी इस तरीके से ब्लॉक्ड होती है, इसको कहा जाता है कोएनल एट्रीजिया। याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा जाता है। कंजेनाइटल ब्लॉकेज ऑफ नेजल ओपनिंग या फिर नेजोफेरिंक्स को कहा जाता है कोएनल एट्रीजिया, ठीक है। इस तरीके से और डायग्राम देख लीजिए। यहाँ पर देखिए बोन ब्लॉक कर रही है, यहाँ पर कंजेनाइटिकली जो पैसेज ओपन होना चाहिए था वो क्लोज होता है, तो इसे कोएनल एट्रीजिया कहा जाता है। तो अगर उस बच्चे को कोएनल एट्रीजिया है तो विच पार्ट ऑफ इन्फेंट बॉडी शुड द नर्स असेस, कौन सी बॉडी को असेस करेगी? नेजोफेरिंक्स। आंसर क्या जाएगा? नेजोफेरिंक्स, क्योंकि आप जानते हो कंजेनाइटली अगर नेजोफेरिंक्स क्लोज है तो उसी को हम क्या कहते हैं? कोएनल एट्रीजिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। What behavior does the nurse anticipate while feeding a newborn with coanal atresia? एक बच्चा न्यूबॉर्न जिसे कोएनल एट्रीजिया है उसमें नर्स कौन सा लक्षण देखेगी उसे दूध पिलाते समय फीडिंग के दौरान? ध्यान रखिए बच्चे, नोज़ की जो ओपनिंग थी वो तो क्लोज होती है ना, नोज़ की ओपनिंग क्लोज होती है कोएनल एट्रीजिया में, तो बच्चा सिर्फ सांस कहाँ से ले सकता है? मुंह से। और जब वो मुंह के रास्ते दूध पीता है तो उस समय पर अब बच्चा चोक करने लग जाएगा, क्योंकि बच्चा रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुंह के रास्ते तो वो फीडिंग कर रहा है, तो वो सांस कैसे लेगा? इसीलिए ध्यान रखना, जिस बच्चे को कोएनल एट्रीजिया होता है उस बच्चे में देखने को मिलता है चोकिंग। फीडिंग के दौरान बच्चा चोकिंग करने लगेगा क्योंकि बच्चे को रेस्पिरेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, चोकिंग करता है फीडिंग के दौरान कोएनल एट्रीजिया का बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। What is the nursing priority intervention when preparing for a client of a child with acute laryngotracheobronchitis? बच्चे laryngotracheobronchitis, आइटिस यानी इन्फ्लामेशन हो रहा है किसका? लैरिंग्स का, ट्रैकिया का एंड ब्रोंकाई का, तीनों का इन्फ्लामेशन होता है। यह एक वायरल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इलनेस होती है, वायरस की वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इलनेस होती है या इन्फ्लामेशन होता है, इसी को क्रूप सिंड्रोम भी कहा जाता है बच्चे। चाहे तो क्रूप बोल लो, चाहे लैरिंजियोट्रैकियोब्रोंकाइटिस बोल लो। अब मेरी बात सुनो, अगर एयरवे में कोई भी इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, कोई भी दिक्कत हो रही है, हमारी प्रायोरिटी हमेशा क्या जाएगी? एयरवे। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन में ढूंढो नर्स की प्रायोरिटी क्या जाएगी? प्रायोरिटी एयरवे जाएगी। और निम्नलिखित में से अगर आप ऑप्शंस को देखोगे तो ये जो ऑप्शन है प्लेस अ ट्रैकेस्टमी सेट एट द बेड साइड, ये एयरवे पे ध्यान दे रहा है ना, क्योंकि हो सकता है कि अचानक से व्यक्ति रेस्टलेस हो जाए या बच्चा रेस्टलेस हो जाए और बच्चे को रेस्पिरेशन वगैरह ना मिले। उस कंडीशन में आपके पास बेड साइड ट्रैकेस्टमी अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है, ट्रैकेस्टमी। तो याद रखना, पेटेंट एयरवे पहली प्रायोरिटी जाती है हमेशा व्यक्तियों में, बच्चों में। और बच्चों में क्योंकि क्रूप सिंड्रोम हो रहा है जो कि लैरिंक्स, ट्रैकिया और ब्रोंकस का इन्फ्लामेशन होता है, इसलिए हम एयरवे पे ध्यान रखेंगे और बेड साइड हमेशा क्या रखेंगे? ट्रैकेस्टमी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, ये आप इमेज देख सकते हो लैरिंजियोट्रैकियोब्रोंकाइटिस या फिर क्रूप की, इस तरीके से स्वेलिंग हो जाती है देखिए। और इस यहाँ पर स्वेलिंग होने की वजह से रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज़ भी हो सकता है बच्चा। तो ये क्रूप सिंड्रोम है, ये देखिए किस तरीके से बच्चे में इन्फ्लामेशन आपको देखने को मिलेगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट शुड द नर्स प्रायोरिटी एक्शन व्हेन केयरिंग फॉर अ चाइल्ड विद एक्यूट लैरिंजियोट्रैकियोब्रोंकाइटिस? मैंने फिर से बताया, एक्यूट लैरिंजियोट्रैकियोब्रोंकाइटिस है तो प्रायोरिटी हमेशा क्या जाती है? पेटेंट एयरवे। अब यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन पेटेंट एयरवे को सपोर्ट करता है? कंटिन्यूअली एसेस द रेस्पिरेटरी स्टेटस, लगातार बच्चे के रेस्पिरेटरी स्टेटस को मॉनिटर करते जाओ, क्योंकि अगर बच्चे में लैरिंजियल स्पाज्म हुआ, इन्फ्लामेशन की वजह से, तो उसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। इसलिए हमारी प्रायोरिटी है कि पेटेंट एयरवे बनाया रखा जाए और कंटिन्यूसली एसेस करते रहो बच्चे के रेस्पिरेटरी स्टेटस को कि वो पेटेंट है या नहीं, जो बच्चा है वो अच्छे से रेस्पिरेशन कर रहा है या नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 22 और 24 दोनों इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 24। A 3-month-old infant has been hospitalized with respiratory syncytial virus, RSV virus. Respiratory syncytial virus. What is the priority intervention?
याद रखना बच्चे, RSV वायरस जो होता है ना, रेस्पिरेटरी सिंसिटिकल वायरस, ये आमतौर पर कॉमन कोल्ड वगैरह व्यक्तियों में कराता है। कॉमन कोल्ड, रनिंग नोज, फ्लू लाइक सिम्टम, इस तरीके के लक्षण व्यक्तियों में आते हैं। लेकिन जो इन्फेंट होते हैं और जो ओल्डर अडल्ट होते हैं उनमें ये कई बार सीवियर फॉर्म ले लेता है, जिसे कहा जाता है सीवियर रेस्पिरेटरी सिंसिटिकल वायरस इन्फेक्शन। ठीक है, काफ़ी बार सीरियस केस हो जाता है इन्फेंट एंड ओल्डर अडल्ट में। तो जब भी RSV वायरस की वजह से सीवियरिटी बढ़े इन्फेंट और ओल्डर अडल्ट में, हमें एक बात यहाँ से ध्यान रखना है, वो है क्लस्टरिंग केयर टू कंजर्व एनर्जी। ध्यान रखें, इन व्यक्तियों में आपको क्या करना है, इन व्यक्तियों में आप जानते हैं कि प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, फ्लू लाइक सिम्टम हो रहे हैं। ठीक है, यह एक रेस्पिरेटरी वायरस होता है ना, जिसकी वजह से माइल्ड कोल्ड लाइक सिम्टम हो रहे हैं व्यक्तियों में। तो आपको ध्यान रखना है कि उस बच्चे को बार बार रेस्ट प्रोवाइड करो, क्योंकि पहले से ही उसको ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल रही है। तो कोशिश करो कि उसको क्लस्टर केयर दी जाए, ठीक है, और उसकी एनर्जी को कंजर्व किया जाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, पीरियड ऑफ रेस्ट दिया जाए, क्लस्टर केयर दिया जाए, ठीक है, एंड एनर्जी को कंजर्व की जाए। ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे कि RSV वायरस के साथ हम क्या करते हैं, हम उसको क्लस्टर केयर देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, अ चाइल्ड इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद निमोनिया। एक बच्चा एडमिटेड है जिसको निमोनिया है। व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नीड दैट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द नर्सिंग प्लान ऑफ द केयर ऑफ चाइल्ड। याद रखें, बच्चे को अगर निमोनिया है तो प्रायोरिटी होती है उसको रेस्ट देना। जैसे हमने पढ़ा बच्चों, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिंसिटिकल वायरस है तो क्लस्टर केयर देते हैं ना। उसी तरीके से अगर बच्चे को निमोनिया है तो हम उसको रेस्ट देते हैं ताकि उसकी ऑक्सीजन डिमांड कम हो, क्योंकि पहले से ही उसको निमोनिया है, पहले से ही उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो अभी उसको प्रॉपर अमाउंट में रेस्ट दो ताकि उसकी बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड कम हो। ठीक है, फेब्रुअरी स्टेज के दौरान। चलिए नेक्स्ट पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27 भी इंपॉर्टेंट बच्चे। अ 6 month ओल्ड इन्फेंट इज बॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद अ सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। एक बच्चा है 6 महीने का जिसे बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है और उसका डायग्नोसिस बनाया कि उस बच्चे को रेस्पिरेटरी सिंसिटिकल वायरस है। ठीक है, एन इन्फेंट इज एडमिटेड टू पीडियाट्रिक यूनिट। व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन द नर्सिंग प्लान ऑफ केयर। याद रखा बच्चों 2-3 बातें। एक तो जो RSV है ना, रेस्पिरेटरी सिंसिटिकल वायरस है, वो बहुत ज़्यादा हाईली कॉन्टेजियस होता है, बहुत जल्दी फैलता है एक से दूसरे में। इसीलिए ऐसा बच्चा जिसे RSV है, रेस्पिरेटरी सिंसिटिकल वायरस है, उसको हमेशा आइसोलेट करें। याद रखना, हमेशा आइसोलेट करके रखो उस बच्चे को जिसको RSV है, वरना वो दूसरे बच्चों में बहुत तेज़ी से फैलता है, बहुत तेज़ी से फैलता है। या फिर अगर आप उसको आइसोलेट नहीं कर सकते तो 2 RSV वाले बच्चों को एक साथ रख दो, यानी उस बच्चे को उस बच्चे के साथ रख दो जिसको पहले से ऐसे RSV है। ठीक है, RSV बहुत कंटेजियस होता है, ये ध्यान रखिएगा। RSV वाले बच्चे को आइसोलेट करना होता है, ये ध्यान रखिएगा। या फिर RSV वाले बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ रख दिया जाता है जिसे भी RSV है। ठीक है, और चौथा, हमेशा आपको स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस लेके चलने हैं। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हमेशा आपको लेके चलने, यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा। स्टैंडर्ड कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन आर इंस्टीट्यूटेड टू लिमिट द स्प्रेड ऑफ पैथोजन, ताकि आपको RSV वायरस ना हो। ठीक है, याद रखें, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन लेके चलें। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, मेंटेन स्टैंडर्ड एंड कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। स्टैंडर्ड और कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन बनाया जाता है अगर किसी बच्चे को RSV है तो, रेस्पिरेटरी सिंसिटिकल वायरस है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये देख लीजिए बच्चे, रेस्पिरेटरी सिंसिटिकल वायरस RSV कॉमन सिम्टम्स क्या नजर आएंगे, फीवर, ड्राई कफ, वेट कफ, स्नीजिंग, रनी नोज, लॉस ऑफ एपेटाइटी, रिफ्यूज व्हेन ब्रेस्ट फीड, बॉटल फीड, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, वीजिंग। ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है और बहुत कंटेजियस होता है, एक बच्चे से दूसरे बच्चे में बहुत तेज़ी से फैलता है। इसलिए अगर किसी बच्चे को हो जाए तो उसको आइसोलेट करके रखें। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत बारी पूछा गया है बच्चे, ध्यान रखना। इन्फेंट इज एडमिटेड टू NICU। NICU में एक इन्फेंट एडमिट हुआ है विद एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर। बच्चे में एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर देखने को मिल रहा है।
व्हाट कवरिंग शुड द नर्स यूज टू प्रोटेक्ट द एक्सपोज्ड एरिया, जो एक्सपोज्ड एरिया है उसको किस कवरिंग से ढका जाता है, पहले देख लीजिए इमेज को। तो ये इमेज जो आप देख रहे हो बच्चे, ये है ब्लैडर एक्स्ट्रॉफी की, एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर की इमेज है। अब जो ये एक्सपोज्ड रीजन है ना बच्चे, इसको जब भी ढकना है तो आप किससे ढकेंगे, आप नॉर्मल स्टाइल नॉर्मल सलाइन के पैड से इसको ढक देंगे। इसीलिए हमेशा क्वेश्चन आता है कि इसको किससे ढकेंगे, मॉइस्ट स्टेराइल ड्रेसिंग। एक तो स्टेराइल ड्रेसिंग होगी, ऊपर से वो मॉइस्ट होगी, ठीक है। तो ध्यान रखें क्वेश्चन नंबर 28 का, जो ब्लैडर मेम्ब्रेन एक्सपोज्ड है उसको हमेशा मॉइस्ट रखना है और स्टेराइल रखना है, मॉइस्ट रखना है और स्टेराइल रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा मॉइस्ट रखें और स्टेराइल ड्रेसिंग बनाए रखें उसके ऊपर एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर में, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर वाले बच्चे को जो एक्सपोज्ड एरिया उसको मॉइस्ट स्टेराइल ड्रेसिंग से ढकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, एन एडिशनल डिफेक्ट इज एसोसिएटेड विद एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर। उस बच्चे को जिसको एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर है उसको एक और डिफेक्ट होता है, व्हाट एनोमली शुड द नर्स असेस द क्लाइंट। कौन सा डिफेक्ट है जिसके लिए नर्स देखेगी। याद रखना बच्चे, जिसको एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर होता है जिस बच्चे को, उसको प्यूबिक बोन माल फॉर्मेशन भी होता है, क्योंकि प्यूबिक बोन और ब्लैडर एक साथ बनते हैं, और अगर ब्लैडर का माल फॉर्मेशन होगा तो आपको प्यूबिक बोन का माल फॉर्मेशन भी जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखें, एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर के साथ अगर एक और बच्चा है तो कौन सा एडिशनल डिफेक्ट उसमें देखा जाएगा, प्यूबिक बोन माल फॉर्मेशन। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये देख लीजिए एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर का बच्चा, इसमें प्यूबिक बोन आपको बाल फॉर्मेशन भी देखता हुआ नजर आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, ये भी इंपॉर्टेंट है। अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ इन्फेंट बॉर्न विद एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर। एक बच्चा है जिसमें एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर है, नर्स उसे केयर कर रही है। व्हाट डज द नर्स डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट रिस्क। सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है इस बच्चे में, क्योंकि अंदर वाला जो भाग है ब्लैडर का वो बाहर एक्सपोज्ड है, तो सबसे ज़्यादा खतरा होता है कि कहीं एक्सपोज्ड पार्ट में इन्फेक्शन ना हो जाए। इसीलिए सबसे बड़ा खतरा एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर वाले बच्चे को इन्फेक्शन का होता है। ध्यान रखना बच्चे, इन्फेक्शन का होता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उस बच्चे को जिसको एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर है उसको प्यूबिक बोन माल फॉर्मेशन होगा, उसको इन्फेक्शन का रिस्क होगा, अच्छा उसको मॉइस्ट स्टेराइल ड्रेसिंग लगानी है। ये तीन चीज़ें, तीन क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, द नर्स इज टीचिंग अ पेरेंट ग्रुप अबाउट द रीजन ऑफ एडहेरिंग टू इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। व्हाट कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स। मम्स का कौन सा कॉम्प्लिकेशन इंपॉर्टेंट है फॉर एडोलसेंट टू अवॉइड। अब मेरी बात सुनिए बच्चे, हमने पढ़ा है मम्स दो चीज़ें करता है, दो ओ करता है मम्स, एक तो ओवराइटिस और एक ऊफराइटिस। जिन दोनों की वजह से व्यक्ति में देखा जा सकता है कि इन दोनों की वजह से व्यक्ति में स्टेरिलिटी हो सकती है, क्योंकि वो इन्फ्लामेशन कराता है किसका, टेस्टिस का मेल्स में एंड ओवरीज का फीमेल्स में, ओवरीज का फीमेल्स में और टेस्टिस का मेल्स में इन्फ्लामेशन करने की वजह से हो सकती है स्टेरिलिटी। इसलिए मम्स करवा सकता है स्टेरिलिटी। याद रखें, स्टेरिलिटी से बचने के लिए मम्स का वैक्सीन जरूर लगाएं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, MMR में आता है मीजल्स मम्स रूबेला, तो मम्स का वैक्सीन जरूर लगाएं ताकि एडोलसेंट में आपको स्टेरिलिटी ना हो, ये करवा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, अ नर्स इज परफॉर्मिंग अ फिजिकल एग्जामिनेशन ऑन इन्फेंट विद डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के बच्चे का फिजिकल एग्जामिनेशन किया जा रहा है। फॉर व्हाट एनॉमली शुड द नर्स असेस द क्लाइंट। किस एबनॉर्मलिटी के लिए नर्स देखेगी। याद रखें बच्चे, डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति में जो बच्चा होता है उसमें ज़्यादातर आप देखोगे कार्डियक डिफेक्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। कार्डियक डिफेक्ट काफ़ी कॉमनली आपको देखने को मिलता है, इसलिए इसका आंसर जाता है एबनॉर्मल हार्ट साउंड आपको देखने को मिलेगा, एबनॉर्मल हार्ट साउंड, क्योंकि कार्डियक डिफेक्ट काफ़ी कॉमन है डाउन सिंड्रोम के बच्चे में। अब और बहुत सारे लक्षण पूछे जाते हैं कि डाउन सिंड्रोम में और कौन कौन से लक्षण होते हैं बच्चे में, तो मैं आपको इमेज के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ से याद रखना बच्चे, डाउन सिंड्रोम में क्या क्या लक्षण देखा जाता है। एक तो ब्रश फील्ड स्पॉट्स देखा जाता है आइरिस में। ये देखिए, ब्रश फील्ड स्पॉट्स इन आइरिस। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि ब्रश फील्ड स्पॉट्स ऑन आइरिस किस बच्चे में देखा जाता है, डाउन सिंड्रोम के बच्चे में। नेक्स्ट,
वाइड गैप बिटवीन फर्स्ट टो एंड सेकंड टोज, फर्स्ट टो और सेकंड टोज के बीच में वाइड गैप किस डिजीज में देखा जाता है? डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट, सिंगल पाम क्रीज, सिमीनियन क्रीज जिसे कहा जाता है, सिमीनियन क्रीज, सिंगल पाम क्रीज, हाथ में सिर्फ एक लाइन होगी, ये किस में देखा जाता है? डाउन सिंड्रोम। क्लिनोडक्टिलिटी किस में देखा जाता है? डाउन सिंड्रोम। और हाइपोप्लास्टिक एयर्स, देखिए हाइपोप्लास्टिक एयर और लो सेट एयर भी देखा जाता है। और यहाँ पर देखिए टिपिकल फेसिस विथ एपिकेंथल फोल्ड एंड स्लांटेड पेरिफेरल फिशर। अब और देखने की कोशिश करिए, ये देखिए यहाँ पर आपको एपिकेंथल फोल्ड नज़र आएगा इस तरीके का बच्चे में, ठीक है। ब्रश फील्ड स्पॉट्स नज़र आएंगे, ये देखिए ब्रश फील्ड स्पॉट्स। फ्लैट नेजल ब्रिज, नेजल ब्रिज यहाँ पर फ्लैट होगी, ठीक है। लो सेट एयर काफ़ी बार पूछा जाता है, कान दोनों नीचे की तरफ होंगे, लो सेट एयर होंगे, शॉर्ट नेक होगी, ठीक है। अब